चलिए बेटा, ये आपका ईटीएस एकलव्य टेस्ट सीरीज का 11th टेस्ट है। कुछ पहले आपका इसमें हो चुका है और आज आप ये डेट देख लीजिए 7 जुलाई। हर मंडे को ये आपका पेपर होता है 180 वाला। और इसमें जो आपका आज टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉपर आपका जो मोल से रिलेटेड क्वेश्चन है केवल और केवल वही है। तो आइए इसमें अब देखा जाए एक एक करके क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है, पहला, आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज 1.02 एंगस्ट्रॉम और आयनिक रेडियस ऑफ मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन पूछ रहा है। ढंग से इस क्वेश्चन में देखिए, आपका सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन 10 और एल्यूमिनियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन 10। मतलब ये तीनों के तीनों पार्टिकल आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए और जिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बेटा चार्ज जितना ज्यादा साइज उतनी छोटी, तो सबसे बड़ी साइज होगी सोडियम आयन की, उसके बाद होगा मैग्नीशियम आयन और उसके बाद किसका होगा एल्यूमिनियम आयन। सबसे बड़ी साइज होगी सोडियम आयन, फिर किसका होगा मैग्नीशियम और सबसे छोटा जो साइज होगा वो किसका होगा एल्यूमिनियम। तो 1.02 सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद आपका आएगा जो साइज आएगा वो आएगा 0.72 और फिर आपका कौन सा आएगा 0.54। तो इसका सही आंसर क्या होगा बी। जिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बेटा साइज जितनी, जिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक में चार्ज जितना, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज जितनी छोटी और निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतनी क्या होगी बड़ी होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया बी। आइए अगला क्वेश्चन आपका। तो फिर से ये देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे ही है, ऑक्सीजन -2, N-3, फ्लोराइड, मैग्नीशियम आयन और ये आपका हुआ सोडियम आयन और ये हुआ आपका एल्यूमिनियम आयन। सब में इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए तो सब में इलेक्ट्रॉन बेटा 10 और जिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज छोटी, निगेटिव चार्ज ज्यादा साइज क्या होगी बड़ी होगी। तो इसमें जो आंसर होगा सबसे बड़ी साइज आपका होगा N-3, फिर आपका होगा ऑक्साइड, फ्लोराइड, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 1.86 एंगस्ट्रॉम एंड द आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज लेसर देन 1.86 एंगस्ट्रॉम। ये सही है स्टेटमेंट। ये आपका बेटा सोडियम है और ये उसका क्या है कैटायन। तो देखो ये एक मेटल है, इसका रीजनिंग देख लीजिए, मेटल है और ये उसका मेटल कैटायन है। ठीक, इसके न्यूक्लियस में बेटा प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2,8,1 और इसके ये देखिए आयन में चेंज हो तो जो आपका प्रोटॉन का नंबर होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 2,8। अब ये देखो जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां से बाहरी सेल से निकला तो सेल का नंबर घटा और सेल का नंबर घटा तो साइज भी क्या हो गई छोटी। तो यहाँ पे मेटेलिक रेडियस ऑफ सोडियम इज 1.86 एंगस्ट्रॉम और आयनिक रेडियस ऑफ सोडियम आयन इज लेसर देन। स्टेटमेंट 1 सही है। 2 देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ पे टर्म बेटा यूज कर लिया है ऑलवेज, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो होगा ये क्या हो गया गलत। जब भी आपका कैटायन होता है, कैटायन का न्यूट्रल से साइज जो होगा, कैटायन का न्यूट्रल से साइज छोटा होगा, लेकिन अगर कोई एनायन हो तो एनायन की साइज न्यूट्रल पार्टिकल से हरदम क्या होगी बड़ी। कैटायन की साइज छोटी होती है, एनायन की साइज बड़ी होती है। होता क्या है कि एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा और उस रिपल्सन के कारण बेटा ये साइज क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 बेटा गलत है। आंसर आपका देखिए कौन सा जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ सोडियम आयन इज। तो देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि जब हम सोडियम को सोडियम आयन में चेंज कर रहे हैं, सोडियम आयन में चेंज करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है वो कितनी है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसका उल्टा देखो, ये आपका है सोडियम आयन,
जब इस सोडियम आयन पे आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ये सोडियम में चेंज होगा, और इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगी। तो जितनी एनर्जी आपने इस प्रोसेस के लिए दी उतनी ही एनर्जी निकलेगी। आंसर होगा माइनस में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की रेस्पेक्टिवली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी वो क्या होंगी। तो यहां पे आप देखिए कि इन दोनों ग्रुप के बीच में ये बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है और यहां पे ये बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम। तो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होता है। तो होता क्या है कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की होती है, फिर उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की होती है, और एल्यूमिनियम से ज्यादा आपकी Mg की होगी, और Mg से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, सिलिकॉन। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी जो होगी वो होगी सोडियम। तो सोडियम की सबसे कम, तो 496 आपका जो जाएगा वो सोडियम के लिए, और सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का होगा, सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का होगा। वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें ये देखिए 496 और ये है 557, ये आपका है एल्यूमिनियम। तो सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, सोडियम से ज्यादा ये एल्यूमिनियम हुआ, एल्यूमिनियम से ज्यादा बेटा आपका ये Mg हुआ, और Mg से ज्यादा आपका क्या हुआ, सिलिकॉन। ऐसा कोई भी ऑप्शन ढूंढिए मैच नहीं हो रहा होगा। सबसे कम सोडियम, सोडियम से ज्यादा आपका होगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से ज्यादा आपका होगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से ज्यादा क्या होगा, सिलिकॉन। रीजन इसका देख लीजिए, बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो मैग्नीशियम से क्या हो जाती है, ज्यादा। बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या हो जाएगी, ज्यादा। सेम उसी रीजन से आपका मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपका 4, और 4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2, और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हुआ बेटा 5 का 1s2 2s2, और ये हुआ 2p1, ये आपका हुआ। अब यहां पे देखिए बेरिलियम में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलना है और बोरोन में ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलना है। दोनों में सेल का नंबर सेम, दोनों में सेल का नंबर सेम। इसमें निकलना है s सब सेल से, और इसमें किसमें निकलना है, p। जो आपका s होगा वो न्यूक्लियस के पास, और न्यूक्लियस के पास तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। एक और रीजन देखिए, इसमें अंदर जो आपकी स्क्रीनिंग शील्डिंग लग रही है वो कितने इलेक्ट्रॉन की, 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की लग रही है, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपकी स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, और सिग्मा ज्यादा तो जेड स्टार कम, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और इसमें सिग्मा कम तो जेड स्टार ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो इस क्वेश्चन के दो रीजन होंगे, कोई भी हाफ फील्ड फुल फील्ड यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाइड होगा। बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या होगी, ज्यादा। एक रीजन आपका होगा कि S का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, P का पेनिट्रेशन पावर कम। दूसरा रीजन होगा कि बोरोन में 4 इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग स्क्रीनिंग होगी, और बेरिलियम में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन की, 2। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला है आपका, कह रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए मेटल आर। कह रहा है कि एक मेटल की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 496 और दूसरी इतनी है। कह रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl and sulfuric acid respectively will be needed to react completely with 1 mole of metal hydroxide। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक मेटल है, उस मेटल की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 496 और दूसरी है 4560। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस मेटल को रिएक्ट करने के लिए HCl के कितने मोल लगेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल लगेंगे। इसका मतलब हुआ कि आपको यह डिटेक्ट करना है कि ये मेटल किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे देखिए पहली और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में अचानक जंप हो रहा है, गैप ज्यादा है। इसका मतलब ये जो मेटल होगा ये आपका फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, और मेटल फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग किया तो एक एग्जांपल ले लीजिए सोडियम। इसका मतलब हुआ कि ये सोडियम का ऑक्साइड आप ले लीजिए, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराइए
तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा NaCl। और अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराइए H2SO4, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा Na2SO4। तो ये देखो यहाँ पे एक मोल रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 1 मोल बन रहा है। और सोडियम सल्फेट में आप देखिए कि सोडियम कितने आए, 2। इसका मतलब हुआ कि ये कितने मोल चाहिए, 2। तो इस रिएक्शन में HCl को रिएक्ट करने के लिए NaOH का 1 मोल चाहिए, और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए, 2। तो सही आंसर जाएगा आपका बेटा डी। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है द 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एलिमेंट आर 800, 2400, 24 में 10 जोड़िए 36। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, अचानक से उछाल आया है, 36 का 10 से गुणा कीजिए तो 36,000 के आसपास आंसर आ रहा है। तो देखिए यहां पे बाहरी सेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो अचानक से उछाल आ रहा है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ पे इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का फॉर्मेशन हुआ। बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी एटम की पहली दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में गैप ज्यादा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दूसरी तीसरी में गैप ज्यादा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तीसरी और चौथी में गैप ज्यादा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। और जो आपका बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही ग्रुप का नंबर होता है। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप नंबर भी कितना होगा, 3। आंसर कौन सा जाएगा, बी। आइए आगे, कह रहा है द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक। मतलब कह रहा है कि किस प्रोसेस को कराने के लिए एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी निकलेगी। तो पहला वाला आप देखिए कि ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। और 2 हो गए तो इसने पा लिया बेटा ड्यूप्लेट, मतलब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। ये देखो, ये लेस स्टेबल, ये हाई स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब हुआ मोर एनर्जी, और मोर स्टेबल का मतलब हुआ लेस एनर्जी। तो जब कोई भी चीज मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की ओर जाएगी तो एनर्जी निकलेगी, और निकलने एनर्जी निकली तो प्रोसेस का बेटा नाम एक्सोथर्मिक। तो पहला वाला जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है। तो आंसर होगा ए। चारों ऑप्शन को आप एक बार देख लीजिए। तो ये देखिए आर्गन है, आर्गन पे इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो आर्गन पहले से ही इनर्ट है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने नहीं देगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो आपका एंडोथर्मिक होगा। यहां पे देखिए सोडियम को सोडियम आयन में चेंज किया गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ, आयोनाइजेशन हुआ, एनर्जी देनी पड़ी, एंडोथर्मिक हुआ। और ये तो बेटा आपका एग्जाम्पलर का ऑक्सीजन माइनस है पहले से, इसको -+2 में चेंज करना है, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ा। तो देखिए पहले से इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण प्रोसेस एक्सो ना होके मेनली क्या हो जाएगा, एंडो। तो इसमें बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन एंडोथर्मिक है। केवल और केवल एक ही ऑप्शन जो है वो आपका है एक्सोथर्मिक, और वो कौन सा हो गया, पहला। अगला देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, और इनमें बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, तो इनकी करेक्ट आपको मैचिंग करनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट लिखो। तो देखो ये 1s2 2s2 4, और 4 का मतलब हुआ बेरिलियम, बेरिलियम। फिर ये हुआ 1s2 2s2 और 4, 4 4 2 6 और 2 8, मतलब ये हुआ ऑक्सीजन। और ये आपका हुआ 7, 7 का मतलब नाइट्रोजन, और 2 और 2 4 1 5, 5 का मतलब हुआ 7 का मतलब नाइट्रोजन, और 5 का बेटा मतलब हुआ बोरॉन। ये आपका हुआ ये एलिमेंट। अब इन एलिमेंट को आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम में अरेंज कर दो, आंसर लगा दो। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें होगी बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा होगी बेटा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो आपकी होगी, बेरिलियम से ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो आपकी होगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन। तो सबसे कम ए का सबसे कम आपका जो होगा वो होगा बोरॉन, मतलब डी का सबसे कम होगा, और डी का सबसे कम मतलब ये हो गया आपका ऑप्शन डी। फिर आपका होगा बेरिलियम, और बेरिलियम है पहला, तो बेटा सेकंड का जो मैच होगा वो कौन सा हो गया, ए। ए
ये आपका मैच हो गया। फिर आपका 1314 मतलब ऑक्सीजन का, तो बी जो हुआ वो कौन सा हो गया, थर्ड। तो थर्ड की मैचिंग जो होगी वो कौन सी हो गई, बी। और फोर्थ हुआ 1402 और ये आपका हुआ 1402, ये डी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा, तो ये किसका हुआ, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की मैचिंग कौन सी हो गई, सी। तो देख लीजिएगा आपका आंसर क्या होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, मतलब असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि असर्शन है ये आपका रीजन। कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन। कह रहा है स्टेटमेंट की ऑक्सीजन की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम है, ये असर्शन सही। अब रीजन पे आइए। कह रहा है द 4 इलेक्ट्रॉन्स इच इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब यहां से देखिए ये भी बात आपका सही है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाहरी सेल का कीजिए जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 2 3 और ये 4। और नाइट्रोजन में आप बेटा कीजिए तो ये हुआ 1 2 3। तो ये देखिए नाइट्रोजन के सारे बेटा ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन तो रिपल्सन जो है वो कम है, और रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। क्योंकि यहां पे देखिए एक ही ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बेटा बीच में रिपल्सन क्या हो गया, ज्यादा। और जब रिपल्सन आपका ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये अनस्टेबल होगा, ये चाहेगा कि हम जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करें, निकालें। इसलिए ऑक्सीजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम, ताकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकले। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर कौन सा गया, ए। अगला देखिए क्या है। कह रहा है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन। सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन कितना है, 496 737। ये सोडियम का आपका कह रहा है कि 496 है पहली आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा है बेटा आपका मैग्नीशियम, दूसरा है आपका मैग्नीशियम, दूसरा जो है वो है आपका मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है, 737। और सबसे लास्ट में आपका दिया है सिलिकॉन, और सिलिकॉन का होगा कितना दिया हुआ है, 786। पूछ रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो आप जानते हो कि सोडियम से ज्यादा एल्यूमिनियम होगा, और एल्यूमिनियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम। इसका मतलब हुआ कि जो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो यहां पे कहीं पे होगी, मतलब 496 से ज्यादा होगी, और 737 से क्या होगी, कम। 496 से ज्यादा होगी, 736 से क्या होगी, कम। 496 से ज्यादा ये आंसर नहीं होगा, 737 से कम ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो आंसर कौन सा गया, सी। इसमें देखिए डाटा आपका दिया हुआ है 577, और 577 जो होगा वो आपका 496 से ज्यादा होगा, 736 से क्या होगा, कम। चलिए अगले क्वेश्चन पे। फिर ये स्टेटमेंट वाइज आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि द डिक्रीज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन दैट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम। तो देखो बेटा ये जो आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है वो 13th ग्रुप का ये आ गया। तो यहां पे होगा आपका बोरॉन, फिर हुआ एल्यूमिनियम, फिर आपका हुआ गैलियम, फिर आपका हुआ इंडियम, और ये क्या हुआ, थैलियम। इसमें सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बोरॉन, बोरॉन के बाद आपकी होती है थैलियम, थैलियम के बाद आपकी होगी गैलियम, गैलियम के बाद होगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद किसका होगा, इंडियम। तो ये आपका होता है। तो ये देखिए बोरॉन से आप एल्यूमिनियम की ओर आइए, बोरॉन से किधर आइए, एल्यूमिनियम। तो कह रहा है कि डिक्रीज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ये बताइए यहां से यहां आओ, डिक्रीज ज्यादा होगा तभी तो बेटा एल्यूमिनियम का कम हो जाएगा और गैलियम का क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, सही। और ये बताओ एल्यूमिनियम की कम हो जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी और गैलियम की क्या हो जाती है, ज्यादा।
क्योंकि गैलियम में अचानक से 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 और d में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो सिग्मा क्या हो जाता है कम, और d मैक्सिमम भरा हुआ है तो सिग्मा बहुत कम, और सिग्मा बहुत कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी ज्यादा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है, और ये आपका जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो देखो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट और स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या है करेक्ट। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर कौन सा जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए माइनस साइन का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। कई बार क्लास में आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो बेटा निगेटिव साइन होता है उसका मैग्नीट्यूड से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा होगा क्लोरीन, फिर होगा फ्लोरीन, ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्योंकि फ्लोरीन की साइज क्या हो जाती है छोटी, फिर आपका होगा ब्रोमीन और सबसे कम किसका आयोडीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का पूछ रहा है, वो ऑप्शन चेक कीजिए जिसमें क्लोरीन का सबसे ज्यादा दिखा रहा है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा इसमें आ रहा है 349, और 349 के बाद देखिए 333, 325, 296, आंसर कौन सा जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहां पे भी एक्सेप्शन प्रोड्यूस होता है और सबसे ज्यादा हो जाता है सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम, और अपने ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी ऑक्सीजन। तो 59th का क्या हुआ ए। अब देखिए कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। तो देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर से ये उसी सेम टाइप का क्वेश्चन, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, आंसर कौन सा होगा सी। अगला क्वेश्चन आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन दिया है, फ्लोरीन, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो इन चारों में अगर दिमाग लगाइए पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो ये फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और ये हुआ टेल्यूरियम, और ये हुआ बेटा पोलोनियम। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी तो होगी क्लोरीन, ठीक पूरे पीरियोडिक टेबल में, और एक ही ऑप्शन में आपको क्या मैच हो रहा है क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन है, फिर उसके ऊपर वाला फ्लोरीन, फिर आपका टेल्यूरियम और पोलोनियम। आगे आइए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन ZnO इज रेस्पेक्टिवली एक्टिंग एज N। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में जो जिंक ऑक्साइड है वो किसकी तरीके से बिहेव करेगा, ऊपर वाले रिएक्शन और नीचे वाले में। तो देखो जिंक ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक, जिंक ऑक्साइड जो हुआ वो बेटा आपका एम्फोटेरिक हुआ, और जो एम्फोटेरिक होता है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। अब यहां पे आपका सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड बेस है, तो बेस के साथ इसका जो नेचर होगा वो एसिड होगा, और नीचे वाले में देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा आपका एसिड, तो एसिड के साथ इसका नेचर क्या होगा बेस, एसिड के साथ इसका नेचर क्या होगा बेस। तो जिंक ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली होगा एसिड और बेस, ऑप्शन कौन सा जाएगा डी। अगला कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू। तो इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, और डायगोनल रिलेशनशिप में यहां पे मानिए ये लिथियम, ये बेरिलियम, और ये हुआ बोरॉन। बेरिलियम के नीचे बेटा आपका हुआ मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे हुआ एल्यूमिनियम, और कार्बन के नीचे सिलिकॉन। सेकेंड पीरियड के जो शुरू के 3 एलिमेंट होते हैं वो अपने डायगोनली अपोजिट एलिमेंट के साथ सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि इनकी और इनकी या इनकी आयनिक पोटेंशियल सेम होता है, रेडियस सेम होता है, आयनिक पोटेंशियल सेम, रेडियस सेम, ठीक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। डायगोनल रिलेशनशिप होता है मतलब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ड्यू टू पहला आंसर सेम आयनिक पोटेंशियल, दूसरा आंसर सेम आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई, और तीसरा आंसर सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
सेकेंड पीरियड के शुरू के 3 एलिमेंट अपने से डायगोनली अपोजिट एलिमेंट के साथ बेटा सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं ड्यू टू दोनों की आयनिक पोटेंशियल सेम, दोनों की रेडियाई सेम, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, और ऐसे रिलेशनशिप का नाम क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। तो 63 में ये आपका हुआ आंसर। तो इसमें आंसर जाएगा, एल्यूमिनियम का पूछ रहा है तो आंसर कौन सा जाएगा? बेरिलियम। अगले में आइए, क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फिर ये असर्शन है और ये क्या है? रीजन। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। पीरियोडिक टेबल में इधर मोस्ट आपका होता है मेटेलिक और इधर क्या होता है? नॉन मेटेलिक। तो कह रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये तो बात सही है आपका असर्शन। अब रीजन पे आइए तो देखिए रीजन क्या कह रहा है? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बेटा टर्म गलत है। ये तो सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी बढ़ती है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये बात तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, ये बात आपका ये बात गलत है। इसलिए रीजन क्या हो गया? गलत। तो केवल और केवल आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है। आंसर कौन सा जाएगा? डी। अगले पे आइए, देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, मोर नेगेटिव देन क्लोरीन। गलत है। ए वाला जो स्टेटमेंट है यही गलत है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में ज्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। कभी कंफ्यूज ना होइएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव साइन से कुछ भी लेना देना बेटा नहीं होता है। अब यहां पे देखिए, ठीक, नेगेटिव साइन केवल और केवल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यह बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। यहां पे देखिए अगला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन एटम बॉन्डेड टू इट। किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होगी। तो सी वाला जो है वो भी सही है। अगला, एल्यूमिना Al2O3 and NO are example of amphoteric oxide। एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए एल्यूमिना एंड NO आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बेटा आपका गलत है, गलत है। NO जो होता है वो एम्फोटेरिक नहीं, NO क्या होगा? न्यूट्रल। एल्यूमिना एम्फोटेरिक होता है लेकिन NO N2O ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो इसमें नॉट करेक्ट ए हुआ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये गलत स्टेटमेंट है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक, अगला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स ऑन द एटम्स बॉन्डेड टू इट। ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट वाला जो है ये फॉल्स है। तो इसमें फॉल्स जो है वो ए है और डी। ए है और फॉल्स स्टेटमेंट डी आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, ये गलत है। एल्यूमिना एंड NO आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी आपका गलत। ए भी गलत है। डी, ए और डी गलत है। बी और सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, ये भी बेटा आपका एक ये गलत स्टेटमेंट होगा। इधर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू इट, इधर जैसे ये देखिए आराम से सी वाला, तो इसमें ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है। तो आंसर आपका डी जाएगा। ये देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि ये दो एटम हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, तो कह रहा है कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है या बी कैसा है। ये गलत बात है।
ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगी वो फिक्स होगी, बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। हाँ, ए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, बी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, या ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, ये बॉन्डेड एटम पे डिपेंड करेगी। लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा फिक्स क्वांटिटी होगी, बॉन्डेड एटम कौन है इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आंसर हुआ ए, सी और डी। तो आपका कौन सा जाएगा, डी। अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 66। फिर ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अलोंग द पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। यहां पे देखिए ये गलत है, ये आपका बेटा मेटल है। आराम से सुनिए इस क्वेश्चन को, ये मेटल है और ये है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल, तो ये देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एलिमेंट की बात की जाए, एलिमेंट की लेफ्ट टू राइट जाने पे एलिमेंट की बात की जाए तो रिएक्टिविटी पहले घटेगा और फिर उसके बाद रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर घटा, रिएक्टिविटी घटी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, रिएक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका बेटा गलत है। दूसरे पे आइए, कह रहा है कि द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाई ग्रुप 1 एलिमेंट इज बेसिक while that of group 17 एलिमेंट इज एसिडिक। ये सही है। ग्रुप 1 का बेटा हुआ मतलब मेटल, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट होगा वो आपका सही होगा, पहला गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही। आंसर कौन सा जाएगा, सी। अगले आइए क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सही बात बताइए। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि पी नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन मेटल। ये आपका गलत स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। जनरली नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। अब अगला कह रहा है कि नॉन मेटल्स हैव लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी गलत। नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम। ये देखिए ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल। इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ए वाला भी आपका गलत हो गया, बी वाला भी। अब कह रहा है सी में कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयनिक। ये सही है। पीरियोडिक टेबल में देखिए यहां पे आपका होता है मोस्ट मेटेलिक और यहां पे होता है मोस्ट नॉन मेटेलिक। इनका बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगी। और अगर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को आप आपस में मिलाइए, इन दोनों को आपस में मिलाइए, तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा, इन दोनों एलिमेंट को आप आपस में मिलाइए तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो हाईली क्या होगा, आयनिक। ये आपका ठीक। पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट टॉप पे जो होता है वो मोस्ट नॉन मेटेलिक होगा और पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में सबसे नीचे जो होगा वो मोस्ट मेटेलिक होगा। और मोस्ट मेटेलिक और मोस्ट नॉन मेटेलिक के बीच में बनने वाले बॉन्ड का नाम हाईली आयनिक। तो इसमें जो आंसर सही है वो सी वाला सही हो गया। डी वाला देखिए, तो डी में कह रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। ये गलत है। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। अगला, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो जनरली आपके क्या होंगे, एसिडिक या क्या होंगे, न्यूट्रल। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो ये वाला भी आपका पॉइंट क्या हो गया है, गलत। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट नॉन मेटल हैव हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन मेटल। तो ये वाला तो आपका स्टेटमेंट सही है एक, और एक और कौन सा सही है आपका, सी। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, एक आंसर गया डी, इसमें ए और सी है। अगला ये क्या कह रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए कि कौन सी बात गलत है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन ए ग्रुप। कह रहा है कि सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाइए तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा। ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट ये आपका गलत हो गया, तो मत इसको लिख दीजिए फॉल्स। अगला, एमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये सही है। सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आइए, सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आइए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुआ, और जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा जल्दी से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो क्या होगा, ज्यादा। जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जल्दी से खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और जो जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा। तो सेकंड आपका ट्रू है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये भी आपका ट्रू है। पाउलिंग स्केल पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी थी, 4। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ये भी आपका सही है। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, और टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें बी सी डी सही है, लेकिन ए वाला क्या है, गलत, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा गया, ए। अब यहां पे अगला देखिए, कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेज अलोंग ए पीरियड बट देयर आर सम एक्सेप्शन, द वन विच इज नॉट एन एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है, एबनॉर्मेलिटी होती है। और जो एबनॉर्मेलिटी आती है वो आपका बेटा बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, और अगर ये ना हो तो उसके नीचे होगा Mg और एल्यूमिनियम, इनके बीच में एबनॉर्मेलिटी होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एबनॉर्मेलिटी होगा, फास्फोरस और सल्फर के बीच में होगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका जो होगा वो कौन हो गया, सोडियम और मैग्नीशियम। इन दोनों के बीच में किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, जो नॉर्मल ट्रेंड होगा वही आपका फॉलो होगा। अब अगला देखिए, कह रहा है लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम, उसको निकालने के लिए एनर्जी कम, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगेगी, कम लगेगी। 3 ऑप्शन में देखिए, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड सेल से निकल रहा है, और इसमें किससे निकल रहा है, थर्ड। तो जब बेटा आपका थर्ड ऑर्बिट होगा, दूरी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम। आंसर कौन सा गया, बी। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है इन ए पीरियोडिक टेबल बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। अब यहां पे देखिए ढंग से जब इस क्वेश्चन को किया कीजिए तो देखा कीजिए कि एसिडिक कह रहा है कि बेसिक, और हाइड्राइड का कह रहा है कि ऑक्साइड, तो क्वेश्चन में किसका नाम लिया हुआ है, ऑक्साइड। तो देखो यहां पे आपका सोडियम ऑक्साइड है, और इस पे पानी मिलाओ तो बेस बेटा बनेगा NaOH, और यहां पे पीरियोडिक टेबल में Cl2O7, और इसमें पानी मिलाओ तो बनेगा पूरी केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसका नाम क्या होगा, परक्लोरिक एसिड। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है, बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन ए पीरियोडिक टेबल बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये गलत है। ये देखो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ये हुआ बेस और ये क्या हुआ, एसिड। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत। दूसरा कह रहा है डिक्रीजेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो देखो राइट टू लेफ्ट जाओ, अब इधर से इधर आइए, इधर से इधर, तो देखो एसिडिक कैरेक्टर घट रहा है और बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी आपका गलत। अगला डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर जाइए, तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो घट रहा है, डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आंसर कौन सा होगा, सी। लेफ्ट टू राइट जाइए, बेस एसिड में चेंज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अभी देखो ऊपर से नीचे जाने पे रीजनिंग आपकी क्या होगी, तो सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाइए, तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में से जो अपना बॉन्ड जल्दी तोड़े वो जल्दी क्या निकालेगा, OH, और जो जितना जल्दी OH निकाले उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। आंसर हो गया आपका सी। अब देखिए यहां पे एक ये, हाँ ये आपका एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखिए तो इस टाइप का टेबल दिया हुआ है और यहीं से ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो कह रहा है कि कुछ एलिमेंट हैं जिनकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है।
और फिर एग्जामिनर पूछ रहा है कि इस डाटा को देख के ये बताइए कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा और लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल आपका कौन होगा। तो ये बताओ, इसमें अगर हमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल चेक करना हो तो मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन निकालता है, जल्दी से कैटायन में चेंज हो, और जितनी जल्दी बेटा कैटायन में वो चेंज होगा उतनी जल्दी रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो दिख रही है वो किसकी दिख रही है, सेकंड। मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल का जो आंसर जाएगा वो कौन सा हो गया, सेकंड। तो सेकंड ये आंसर हुआ। और एक ही ऑप्शन में देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लिस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछ रहा है, तो एक ही ऑप्शन में सेकंड दिख रहा है और आंसर कौन सा है, सी। और सी में आपका देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, 5। और 5 के बारे में सोचिए तो ये देखिए ये है, ये आपका नॉन मेटल, और इस नॉन मेटल का नाम होगा इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें, पॉजिटिव। तो आंसर आपका हो गया सी। अब क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो हमारे पास ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है सल्फर। एग्जामिनर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के आंसर में कोई अंतर नहीं होता है। आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहे, कोई आंसर में चेंज नहीं होगा। बस अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव साइन के साथ शो होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव साइन। और यहां पे निगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। निगेटिव साइन केवल और केवल ये बताता है कि आपकी एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। तो अब यहां पे आप देखिए आंसर, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपेयर कीजिए तो क्लोरीन की आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ऑक्सीजन सल्फर में कंपेयर कीजिए तो सल्फर की ज्यादा होगी। ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होगी, और सल्फर क्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन। तो ऐसा आंसर ढूंढिए जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन और सबसे कम ऑक्सीजन। तो एक ही ऑप्शन आपका ऐसा दिख रहा है, सी। कह रहा है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। सबसे ज्यादा एसिडिक पूछ रहा है, और ये देखो सारे ऑक्साइड हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। और सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो यहां पे पूछ रहा है कि मोस्ट एसिडिक, तो नीचे वाला सबसे ज्यादा, बेसिक तो ऊपर वाला सबसे ज्यादा, एसिडिक ऊपर वाला सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। आंसर कौन सा हो गया, ए। अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। सही है, ठीक। और उसका रीजन होता है, इसका रीजन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अभी पीछे एक्सप्लेन किए, तो आंसर कौन सा जाएगा, सी। इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ऑक्सीजन के एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों माइनस के बीच में रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा। तो इस ऑक्सीजन के 4th इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान। इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, कम, और नाइट्रोजन की क्या हो गई, ज्यादा। अब यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, हीलियम, क्लोरीन, कैल्शियम और लिथियम। तो इन चारों की मैचिंग करानी है। पूछ रहा है, ये देखिए, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन चारों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा हीलियम। क्लियर, दिमाग लगाइए। अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है हीलियम का तो सबसे ज्यादा, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ तो घटता है। मतलब ओवरऑल हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। अब अगला यहां पे देखिए, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये वाला कह रहा है। तो देखो हीलियम, क्लोरीन और कैल्शियम और लिथियम, इन सब में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो किसकी होगी, बी। तो यहां पे आपका हो गया बी, मतलब क्लोरीन। और फिर कह रहा है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब खुद सोचिए कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन चारों में सबसे कम, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाले, जल्दी ऑक्सीडाइज हो, वही सबसे जल्दी दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। तो तीसरे का मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर होगा लिथियम।
तो इसका आंसर हो गया लिथियम। और यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछ रहा है तो आंसर क्या हुआ आपका कैल्शियम। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। ठीक इसमें जो आपका डी होगा तो डी का मतलब लिथियम। थर्ड का जो ऑप्शन होगा, थर्ड की जो मैचिंग होगी, अच्छा ए से ही मैच कर लो। तो ए का जो मैचिंग हुआ, हीलियम की जो मैचिंग हुई वो फोर्थ हो गई। तो हीलियम की मैचिंग जो हो गई वो फोर्थ, दो ऑप्शन में है। फिर क्लोरीन का जो मैचिंग होगा वो कौन सा हो गया, पहला। तो देखिए कि बी किस ऑप्शन में पहला है, तो केवल और केवल डी, इसका आंसर हो गया डी। अगला यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो बेटा बेरिलियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, कैटायन में चेंज होगा नहीं, और जब आयन नहीं बनेगा तो आयनिक कंपाउंड का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपका ट्रू है। अब ये देखिए ये बोरॉन, और बोरॉन में बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 को निकाला जाए तो 3 टाइप की एनर्जी लगेंगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इन तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का सम बहुत ज्यादा, जिसके कारण बोरॉन +3 आयन में जनरली चेंज नहीं होगा। तो ये वाला भी आपका सही है। आर्गन डज नॉट फॉर्म कंपाउंड, ये भी बात सही है। नोबेल गैस में आर्गन आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, कैटायन में चेंज नहीं होगा, तो कंपाउंड भी नहीं बनेगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही, मतलब आंसर कौन सा गया, ऑल ऑफ द अबव, 77 का। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मिलाइए इसमें, देखिए करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, बात सही है। वेयर एज सल्फर ट्राईऑक्साइड इज एसिडिक, तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। पोटेशियम का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बेसिक, वेयर एज नाइट्रस ऑक्साइड इज एसिडिक, नाइट्रस ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक। तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो बेटा गलत है, क्लियर कट लिख दीजिए, फॉल्स है। फिर कह रहा है कि एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, ये ट्रू है। तो पहला ट्रू, तीसरा ट्रू, एल्यूमिनियम जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। अगला सल्फर ट्राईऑक्साइड एसिडिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, वेयर एज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपका बेसिक होगा, ये गलत। फास्फोरस जो पेंटाऑक्साइड होगा ये बेसिक नहीं बेटा, ये क्या होगा, एसिडिक। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो गया, गलत। तो पहला सही, तीसरा सही। कार्बन डाइऑक्साइड इज न्यूट्रल, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एसिड होता है और न्यूट्रल कह रहा है, तो ये वाला भी गलत। तो दो स्टेटमेंट आपको सही दिख रहे हैं, पहला और तीसरा। तो ढूंढिए कौन सा आंसर है, सी, ये आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो अब ये देखिए यहां तक आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर मोल, कि किसमें एटम का नंबर ज्यादा और किसमें एटम का नंबर कम। तो देखिए यहां से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 4.4 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे। जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी दिया हो, मॉलिक्यूल पूछे, एटम का नंबर पूछे, कुछ भी पूछे, सबसे पहले दिए हुए डाटा को मोल में कन्वर्ट कीजिए। मोल को बेटा बार बार मोल को Na से मल्टीप्लाई कीजिए तो मॉलिक्यूल आएगा, और मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से गुणा कीजिए तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम। सबसे पहले जो भी दिया है उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, एवोगैड्रो से गुणा कीजिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा। और एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं जिनको कहा जाता है एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी से गुणा कीजिए तो एटम का नंबर निकलेगा। तो ये देखिए नंबर ऑफ एटम निकालना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने एटम हैं, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा जो मास दिया हुआ है उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो कार्बन डाइऑक्साइड के, तो मोल निकला। मोल को गुणा कीजिए एवोगैड्रो से तो मॉलिक्यूल निकला, और मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम मतलब 2 से गुणा कीजिए तो ऑक्सीजन के टोटल एटम मालूम चल गए। तो ये आपका आंसर हुआ। देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन मैच होगा। अगला कह रहा है कि द नंबर ऑफ, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 100 ml ऑफ 0.001 मोलर HCl।
दिमाग लगाइए कि यहां पे आपका मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है, फिर यहां पे HCl के अंदर क्लोराइड आयन बेटा 1 है, तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, फिर मोल को Na से गुणा कीजिए तो HCl का बेटा आपका मॉलिक्यूल निकलेगा, और फिर HCl के एक मॉलिक्यूल में एक क्लोराइड आयन है, मतलब एटॉमिसिटी 1, तो 1 से गुणा कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड। तो यहां पे देखो मोल आपका दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी को आप गुणा कीजिए वॉल्यूम से तो टोटल नंबर ऑफ आपका मोल आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कि ml दिया हुआ है, और जब ml होता है तो मोल नहीं मिली मोल निकलता है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका निकल आएगा मोल। अब इस मोल को Na से गुणा कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ HCl आएगा, और एक HCl में जो क्लोराइड आयन है वो कितने हैं, 1, तो ये बेटा आपका टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हुआ। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। आइए अगले पे। अब कह रहा है नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो देखो सबसे पहले ये जो सोडियम का मास दिया हुआ है इसको मोलर मास से डिवाइड कीजिए या सोडियम के एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए तो ये आपका मोल आया। अब सोडियम का ये मोल आया, Na से गुणा कीजिए तो सोडियम का एलिमेंट कह लीजिए आ गया, ठीक। और एक सोडियम के एलिमेंट में एक ही एटम होता है तो आगे 1 से गुणा कर दीजिए तो सोडियम के टोटल एटम आ जाएंगे, तो ये आंसर होगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऑप्शन इसमें मैच होना चाहिए, कौन सा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए 82 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज। सबसे पहले ये टिक करो, क्या कह रहा है, मास। कह रहा है कि एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें आपका जो मास का रेशियो है ये 1:4 है, मास का रेशियो 1:4 है। एग्जामिनर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल। तो देखो कभी भी आप मोल का रेशियो निकालिए, मोल का, तो जो मोल का रेशियो होता है, अगर सारी चीज गैस है, गैस, तो 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गे ल्यूसाक और एक का नाम था एवोगैड्रो। इन दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट ये कहता है कि मोल, लीटर मतलब वॉल्यूम और मॉलिक्यूल, ये तीनों आपस में सिमिलर होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है और हमसे मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो यहाँ पे Na गुणा करने का कोई तामझाम ना कीजिए, आप केवल और केवल जो मास का रेशियो है 1:4, इसी रेशियो को बेटा किसमें आप चेंज कर दीजिए, मोल में। तो देखिए इसमें पहला जो है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास 1 और ऑक्सीजन का कुछ ना कहा जाए तो आपको बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्म मानना होता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना हो गया, 32, नाइट्रोजन का कितना हो गया, 4, और उसको कितने से भाग दे दीजिए, 28। तो ये आपका हुआ 1/32:4/28। इसको सिंपल आप फॉर्म में चेंज कर लीजिए तो आपका रेशियो आ जाएगा। तो देखिए दोनों जगह पे आप 32 से गुणा कीजिए तो 32/32 1 आ गया, और यहां पे आप 32 से गुणा कीजिए सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, तो ये आपका हो गया 4 7 28 और 4/32, ये आपका हुआ। तो यहां पे हुआ 1:8/7, ये आपका, ठीक। इसमें आप इसको चेंज कर दीजिए तो यहां पे है 1 और ये है, तो ये हो गया, यहां पे 7 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 7:8, ये आपका। अगले पे आइए क्वेश्चन, तो कह रहा है द सिस्टम दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब ये देखिए यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल दिया है और कह रहा है कि किसमें एटम का नंबर ज्यादा होगा। तो पहले में एटम का नंबर निकालें, सेम ट्रेंड फॉलो कीजिए। तो ये हो गया 4.25, अमोनिया का मास होता है 17, गुणा कीजिए एवोगैड्रो से, और अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी, 4। बी वाले में देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन कह रहा है, तो 8 को डिवाइड कीजिए 32 मोलर मास से, एवोगैड्रो से गुणा कीजिए, और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी, 2 ग्राम H2 कह रहा है, सी ऑप्शन। तो 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, गुणा कीजिए एवोगैड्रो, और हाइड्रोजन H2 की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी ये आपकी 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इतने हो गए। और लास्ट ये देखिए आपका 4 ग्राम हीलियम कह रहा है, तो 4 को 4 से डिवाइड कीजिए इनटू एवोगैड्रो, और हीलियम की एटॉमिसिटी कितनी है, 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आएगा, सब में एवोगैड्रो क्या है, सेम। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन, इधर देखिए बेटा, मोल की डेफिनेशन क्या होती है, 12 ग्राम कार्बन 12 का 12 ग्राम हो, कार्बन का वो आइसोटोप लीजिए जिसमें 12 पार्ट 12 हो, तो बेटा कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम होंगे उन्हीं एटम का नाम क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से ऑप्शन मैच कीजिए, क्या हुआ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो यहां पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन, बेटा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जितने एटम होंगे उसका नाम एवोगैड्रो नहीं होगा। ठीक, इतना, ये देखो 12 ग्राम कार्बन में, कार्बन 12, यहां पे हो गया 44, 12/44 इंटू Na और इंटू कितना हो गया 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो Na नहीं आएगा। एग्जामिनर कह रहा है कि किसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर, अच्छा कार्बन का एटम पूछ रहा है, कार्बन का एटम तो 3 से गुणा ना करके कितने से कीजिए, 1, तो कह रहा है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का एटम होगा वो होगा 12/44 गुणे Na इंटू 1। अभी देखो कह रहा है 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर, तो सेकंड वाले ऑप्शन में देखिए कि कार्बन का एटम कितना है 22.4, वॉल्यूम को मोल में चेंज कीजिए बटे 22.4 इंटू Na, और जानते हो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 1, तो यहां से 22.4 कटा कितना हुआ, Na, तो आंसर कौन सा जाएगा, बी। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लो, सी वाला, तो ये आपका हुआ 44 ग्राम, इसको कितने से भाग दो, 22, फिर कितने से गुणा करो, Na, और एक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना, 1, तो इसमें बेटा 2 गुणे एवोगैड्रो नंबर कार्बन एटम आएंगे, और 12 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा जो कार्बन के एटम होंगे वो कितने होंगे, 12 गुणे एवोगैड्रो नंबर, तो आंसर कौन सा गया, बी। अगला देखिए 85 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग मास, तो ये देखिए यहां पे पहला ऑप्शन है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा मास की सबकी यूनिट सेम रखिएगा, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होगा ग्राम में 16 अपॉन एवोगैड्रो, ये हो गया। कह रहा है कि 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो गया 14 अपॉन Na ग्राम। अगर किसी का भी जो आप एटॉमिक मास पढ़ते हो एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो तो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम। अब यहां पे कह रहा है 10 की पावर -10 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बारे में कुछ ना कहे तो ऑक्सीजन का क्या माना करो, मॉलिक्यूल, तो एग्जामिनर कह रहा है कि इतने मोल ऑक्सीजन हैं, उनका मास कितना होगा, तो ये देखो 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है। अगर ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल हों तो 32 ग्राम होगा, ठीक, एक मोल का मास मोलर मास के बराबर होगा, तो एक मॉलिक्यूल का मास हुआ 32/6.02 इंटू 10 की पावर 23, और बेटा कितने का पूछ रहा है, 10 की पावर -10, तो 32 10 और नीचे आएगा, तो मास हो गया 32/6.02 इंटू 10 की पावर 23 और जुड़ गया तो ये हो गया 33, तो ये इतना ग्राम होगा ये। और लास्ट वाला देखिए क्या कह रहा है कि 10 की पावर -10 मोल ऑफ कॉपर, तो फोर्थ वाले का यहां पे देखिए, अगर कॉपर का एक मोल मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो तो कॉपर का मास होगा 63.5, तो एक एटम का मास हुआ 63.5 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और पूछ कितने का रहा है, 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हुआ। ऑक्सीजन के एक एटम का मास हुआ 16/Na, नाइट्रोजन के एक एटम का मास हुआ 14/Na ग्राम, ये आपका हुआ ऑक्सीजन के 10 की पावर -10 मोल का, और ये हुआ कॉपर के 10 - 10 मोल का। ठीक,
अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसमें मॉलिक्यूल का नंबर सबसे कम है। तो जब बेटा मॉलिक्यूल पूछा जाए तो सीधे मूल निकालिए और आंसर। तो यहाँ पे देखिए 11.2 लीटर कह रहा है, तो 11.2 को भाग दो कितने से, 22.4, यहाँ पे हाफ हुआ मोल। और जिसमें मोल कम होंगे उसमें मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, कम। यहाँ पे मोल है 0.1, यहाँ पे देखो मोल कितना आएगा 8/32, और ये हो गया 1/4, और 1/4 मतलब 0.25, और ये हो गया इतना ml ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो 2.24 गुणे ये हो गया 1 2 3 और 4, और इसको हम भाग दे दें 22,400 से। तो यहां से निकला तो 2 और लगा, तो ये हटा ये गया। इस वाले ऑप्शन में जो मोल होगा वो कितना हो गया 1। तो मॉलिक्यूल भी उसी के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो पहले में आ रहा है हाफ, ठीक, इसमें है 0.1, उसमें है आपका 0.25, और डी वाले में आपका क्या है 1। तो आंसर कौन सा गया, सी। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सब में ऑक्सीजन एटम निकालिए। तो सबसे पहले दिए हुए मास को, ठीक, एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, फिर हुआ Na, फिर हुआ एटॉमिसिटी, फिर यहां पे देखिए 1/O2 है तो 32 से भाग दीजिए, इंटू Na, और एटॉमिसिटी कितनी 2, और फिर यहां पे 1/48 इंटू Na, और यहां पे आपकी एटॉमिसिटी कितनी 3। सब में आप डिवाइड कर दीजिए तो सबका ऑप्शन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, Na/16, मतलब सब में एटम का नंबर क्या हो गया, सेम। तो ये सिंपल एक ढंग का क्वेश्चन था आपका। इसमें 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम हो, 1 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, या 1 ग्राम ओजोन का मॉलिक्यूल हो, सब में ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे, सेम। अगला, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन। तो देखो यहाँ पे मोल दिया हुआ है और मास पूछ रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होगा गिवन मास अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना 16। तो यहां से W इक्वल टू आ जाएगा 1.6। आंसर कौन सा हो गया, ए। अब अगला देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल नाइट्राइड आयन, 1 मोल नाइट्राइड आयन पे चार्ज कितना होगा, 1 मोल नाइट्राइड आयन पे चार्ज कितना होगा। तो देखो 1 मोल में नाइट्राइड आयन होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, और एक नाइट्राइड आयन पे, एक आयन पे बेटा कितना चार्ज है 3, एक आयन पे आपका चार्ज कितना है 3। तो यहां पे आपका ये 3 हुआ, और ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 3 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो 3, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका आंसर आएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि नंबर ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल नाइट्राइड आयन। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक नाइट्राइड आयन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 3, और एक इलेक्ट्रॉन में आप चार्ज जानते हो कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻23। तो टोटल आपका जो चार्ज एक आयन पे हुआ वो इतना हुआ। तो सबसे पहले 1 मोल को टोटल आयन में चेंज करो एवोगैड्रो नंबर के द्वारा, फिर आप 3 लिखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का कूलम में चार्ज होता है इतना, तो इतने से गुणा कर दीजिए तो टोटल चार्ज आ जाएगा। अब ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इन ए फ्लास्क द वेट रेशियो ऑफ मीथेन एंड SO2 एट 298 केल्विन एंड 1 बार इज 1:2। कह रहा है कि एक फ्लास्क है या एक जार है जिसमें मीथेन और SO2 का जो रेशियो है वो कितना है 1:2, और यहां पे देखिए वेट रेशियो दिया है, और फिर पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 और CH4। तो सीधे यहां पे मोल का रेशियो निकालो, जो मोल का रेशियो होगा वही किसका होगा, मॉलिक्यूल। तो यहां पे बेटा ये CH4, अगला है आपका SO2, CH4 आप देखिए तो कितना है 1,
और SO2 कितना है 2। इसको CH4 को उसके मास से डिवाइड कर दीजिए तो इसका मोल आ गया। SO2 के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो सल्फर का होता है 32, 2 ऑक्सीजन 32, 32 कितना हो गया 64। तो यहां पे ये हो गया 16 चौको 64 और ये 2 दूना 4। तो ये आपका रेशियो आ रहा है 1:1/2। इसको चेंज कीजिए तो 2 से दोनों जगह गुणा कीजिए तो आंसर आ गया 2:1। आंसर कौन सा हो गया डी। तो ये आपका आज 7 जुलाई का बेटा पूरा का पूरा ETS जिसमें मोल कॉन्सेप्ट का केवल और केवल सिंपल मोल वाले क्वेश्चन थे। अगले पेपर में आपका लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइचियोमेट्री, परसेंटेज प्योरिटी, इन सब के भी जितने क्वेश्चन होंगे वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे और पीरियोडिक तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो ढंग से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू।